एक तरफ जहाँ गीता जी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से हाथ नहीं धोना चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ सुधांशु के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रही थी। जब गीता जी ने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया, तो सुषमा जी के साथ साथ अनु और विराट का चेहरा भी उतर गया। एक बार फिर से सोच लीजिए बहन जी, बड़ी किस्मत वाली हैं आप कि आपकी बेटियों के लिए घर बैठे इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। बेटियों के लिए अच्छा घर ढूंढने में तो माँ बाप की चपलें घिस जाती है। लकी के साथ कविता हमेशा खुश रहेगी। सुषमा जी ने एक बार फिर से उन्हें समझाते हुए कहा, तो गीता जी चमक कर उठ गईं। हम लोग गरीब लोग हैं बहन जी, इसलिए हमारे बच्चों के भी कोई लंबे चौड़े लिफाफे नहीं होते हैं। हम जहाँ कहीं भी अपनी बेटियों को ब्याह देंगे, हमारी बेटियां वहां खुशी खुशी रह लेंगी। गीता जी जैसे अपना पल्ला झाड़ रही थी। अपनी फूल जैसी बेटियों को जहां कहीं भी ब्याहने की बात कहाँ से आ गई, जब सामने से एक अच्छे घराने से उसका रिश्ता आ रहा हो। ऐसे में इस रिश्ते को ठुकराना अच्छी बात नहीं है। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। सुषमा जी ने लगभग हथियार डालते हुए कहा, आप हमारे घर रिश्ता लेकर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे घर की हालत तो आप देख ही रही हैं। मेरी लक्ष्मी जैसी एक बेटी को तो आप पहले ही ले गई। पति बरसों से बिस्तर पर बीमार पड़ा है। बेटा अपनी कमाई से एक थैला नहीं देता। बहू भी निकम्मी मिली है। फिलहाल मेरी बेटी की कमाई से ही ये घर चल रहा है। ऐसे में मैं उसे ब्याह कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार लूं? इतना कहते हुए गीता जी ने सुषमा जी के आगे अपने हाथ जोड़ दिए। सुषमा जी ने अनु और विराट की तरफ देखा। बुरा तो अनु को भी लग रहा था। वे अपनी माँ को अच्छी तरह जानती थी। वे इस बात को समझ रही थी कि उसकी माँ पहले की तरह इस शादी में भी एक मोटी रकम ऐंठना चाहती है। उसे अपनी माँ के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वे मजबूर थी। उसने सोच लिया था कि वे इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी, क्योंकि उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसकी जिंदगी भर की कमाई के साथ साथ विराट के दिए हुए लाखों रुपए भी अभी बैंक में रखे हुए हैं। यही सोचते हुए उसने आगे बढ़कर अपने पिता के पैर छुए और वापस जाने के लिए मुड़ गई। सुषमा जी और विराट भी उठ खड़े हुए। अरे, आप लोग अभी आए और अभी जा भी रहे हैं? थोड़ी देर बैठिए ना और कॉफी तो पी लीजिए। मैंने अपने हाथों से दीदी की फेवरेट कॉफी बनाई है। ये सपना थी जो बाहर हो रही बातों से अनजान सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई थी। कोई बात नहीं, हम फिर किसी और दिन आएंगे। फिलहाल हमें जल्दी निकलना है, सुषमा जी ने बेहद शांत आवाज में कहा। सभी को इस बात का एहसास हो गया कि फिलहाल वे नाराज होकर जा रही हैं। जाने दो सपना, मेरे सामने इन लोगों की दाल जो नहीं गली, इसलिए तुम्हारी कॉफी भी उनके गले नहीं उतरेगी। गीता जी ने बड़ी उपेक्षा के साथ कहा। तो सपना हैरान रह गई। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? आखिर बात क्या है? सपना की आवाज में हैरानी थी। बात कुछ भी नहीं है। ये लोग कविता के रिश्ते की बात करने आए हैं और मुझे अभी उसकी शादी नहीं करनी है। अगर इस बात से इन लोगों को नाराजगी होती है, तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? गीता जी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सपना बिटिया, हम लोग नाराज होकर नहीं जा रहे हैं। मगर हाँ, थोड़ा बुरा तो लगा है। और बात अगर कॉफी पीने की है, तो हम थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। इतना कहते हुए सुषमा जी ने सपना के हाथों में पकड़ी हुई ट्रे से कॉफी का मग उठा लिया। उनके ऐसा करने से अनु ने भी चुपचाप कॉफी का मग उठाया और विराट की तरफ बढ़ा दिया। अपनी माँ का व्यवहार देखकर सपना को भी शर्मिंदगी हो रही थी। मगर माँ, आप दीदी की शादी क्यों नहीं करना चाहती हैं? अगर ये लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए होंगे। आप इस रिश्ते के लिए मना क्यों कर रही हैं? सपना ने दबी आवाज में विरोध करते हुए कहा। गीता जी अपनी बेटी को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। इससे पहले कि वे कुछ जवाब देती, उनकी बहू नेहा आगे बढ़ी। उसने सपना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सपना, मम्मी जी कविता की शादी इसलिए नहीं करना चाहती हैं क्योंकि उनके हाथों से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो निकल जाएगी। अनु दीदी की शादी की तरह वे इस शादी में भी लाखों रकम चाहती है। क्या खूब धंधा है, बेटियों को बेचो और ऐश करो। उसकी बात सुनकर जहां अनु और सपना की नजरें शर्म से झुक गई,
वहीं गीता जी ने आंगन में रखा हुआ झाड़ू उठाया और अपनी बहू को दे मारा। तुझसे किसने राय मांगी है कलमुही? खुद तो हमारे सीने पर बैठकर मूंग दल रही है और बड़ी बड़ी बातें करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? चल दूर हो जा मेरी नजरों से। अपनी सास से इतने लोगों के सामने झाड़ू से मार खाने के बाद नेहा मुंह तोड़ जवाब देने ही वाली थी कि सुधांशु ने आंखों के इशारे से उसे रोक दिया। नेहा, तुम्हें बीच में बात करने की क्या जरूरत थी? तुम अंदर जाओ। सुधांशु ने उसे जाने का इशारा किया। मगर मैंने क्या गलत कहा है? तुम्हारी मम्मी तो यहीं। मैंने कहा ना कि तुम अपने कमरे में जाओ। सुधांशु ने अपनी पत्नी नेहा की बात काटकर उसे आंखें दिखाते हुए कहा। गुस्से से खून के घूंट पीती हुई नेहा अपने कमरे में चली गई। मौके की नजाकत को देखते हुए सुधांशु आगे बढ़ा और फिर उसने सुषमा जी के आगे हाथ जोड़ दिए। मम्मी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ आंटी जी, मगर मैं भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है ठीक कहा है। हमारे घर की प्रॉब्लम आपसे छिपी हुई नहीं है। और फिर इन दिनों मेरा बिजनेस भी बिल्कुल ठप सा हो गया है, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आए दिन नए नए कंपटीटर खड़े हो रहे हैं। अनु अपने भाई की आंखों में चमक रही धूर्तता को अच्छी तरह देख और समझ रही थी, मगर फिलहाल वे अपनी बहन के कारण मजबूर थी। इससे पहले कि सुषमा जी कुछ कहती, उसने ही तुरंत अपने भाई को जवाब दिया। कोई बात नहीं सुधांशु, हम लोग तो बस कविता का भला चाहते थे, इसलिए इस रिश्ते को लेकर आए। मगर माँ को ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं। इतना कहकर वे सुषमा जी की तरफ देखने लगी और बोली, मेरा ख्याल है मम्मी जी, अब हमें वापस चलना चाहिए। अनु की बात सुनकर सुषमा जी ने कॉफी का मग एक तरफ रखा और बोली, हम लोग तो निकल ही रहे थे बेटा, मगर सपना के रिक्वेस्ट की वजह से कॉफी पीने बैठ गए। इतना कहकर वे गीता जी और किशोरी लाल की तरफ मुड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अच्छा तो फिर हम लोग निकलते हैं। हमने आप सबका कीमती वक्त बर्बाद किया, इसके लिए सॉरी। विराट तो पहले ही निकल चुका था और गाड़ी में बैठा अपनी मम्मी और अनु का वेट कर रहा था। सुषमा जी और अनु बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से किशोरी लाल जी की आवाज आई। एक मिनट बहन जी, जरा रुकिए। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मेरी बेटी कविता की शादी लकी के साथ होगी और जरूर होगी। किशोरी लाल की आवाज सुनकर सुषमा जी ने पीछे की तरफ पलट कर देखा। किशोरी लाल चौकी पर बैठे हाथ जोड़कर बड़े लाचारी से निरीह दृष्टि से उन्हें ही देख रहे थे। अपने पिता की लाचारी देखकर अनु की आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले कि वे कुछ कहती, गीता जी किसी घायल शेरनी की तरह गुर्राती हुई बोली, तुम तो चुप ही रहो जी। बिस्तर पर पड़े पड़े तुम्हें टाइम पर चारों वक्त का खाना और दवाइयाँ मिल जाती है, तो तुम्हें घर की प्रॉब्लम से क्या मतलब होगा? बेटी की शादी करके भेज दोगे तो खाओगी क्या? मैं भूखा मर जाऊंगा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम सबका पेट भरने का ठेका मेरी बेटियों ने ही ले रखा है? अपने बेटे से कुछ क्यों नहीं कहती? किशोरी लाल जी ने जैसे आज ठान ही लिया था कि वे अपनी पत्नी को मुंह तोड़ जवाब देकर ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अंदर कमरे में बैठी सपना और कविता शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। तभी नेहा वहां पर आई। वैसे मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, मगर सचमुच बहुत ही बदकिस्मत हो तुम लोग। अरे माँ तो ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की खुशियों के लिए खुद न जाने कितनी तकलीफें सहती है, और एक तुम्हारी माँ है जो अपने फायदे के लिए अपनी बेटी का घर तक नहीं बसने देना चाहती है। उसने उन दोनों बहनों को घूरकर देखते हुए कहा। सपना और कविता ने एक बार नजर उठाकर अपनी भाभी को देखा, फिर अपना सिर झुका लिया। देखो, इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। उठो और जाकर हालात का सामना करो। बाबूजी तुम्हारे लिए माँ से लड़ रहे हैं। ऐसे में तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हें बाहर जाकर ये बात सबको बतानी पड़ेगी। मगर भाभी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बाहर जाकर माँ से कुछ कह सकूं। कविता ने बड़ी लाचारी के साथ कहा। हिम्मत तो करनी पड़ेगी कविता। मैंने तो प्यार में पड़कर तुम्हारे नकारा भाई से शादी करने के लिए अपने परिवार में विद्रोह कर दिया था, तो क्या तुम लक्की जैसे अच्छे इंसान के लिए बात नहीं कर सकती? नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी भाभी की बात सुनकर कविता की हिम्मत बंधी। वे उठ खड़ी हुई और बाहर चली गई। उसने देखा उसकी माँ अपने पति से लड़ रही थी और उन्हें बुरा भला कह रही थी।
सुषमा जी विराट और अनु के साथ बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कविता की आवाज ने उनके कदम रोक दिए। एक मिनट दीदी, जरा रुकिए। कविता ने आवाज लगाई। उसकी बात सुनकर उन्होंने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा। दीदी, मैं लकी जी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ये शादी कब, कहाँ और कैसे होगी, ये आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर एक चमक आ गई। अनु ने आगे बढ़कर अपनी बहन को गले से लगा लिया कि तभी किसी ने पीछे से धक्का देकर कविता को अलग कर दिया। ऐसे कैसे शादी कर लेगी तू? मैं अपने जीते जी ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। क्या समझती है तू कि भगवान ने सारी बुद्धि तुम्हें ही दी है? सारी जिंदगी हमने इतनी मुसीबतें सहकर तुम सबको पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। आज जब हमारे सुख की बारी है तो तुम लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर से जाने की बात कर रही हो। ये गीता जी थी जिन्होंने कविता का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया था और अब अंगारे बरसाती हुई नजरों से अपनी बेटी अनु की तरफ देख रही थी। अनु से अपनी माँ की लालच छिपी हुई नहीं थी, मगर अब की बार वे उनकी लालच की आग में दौलत का घी नहीं डालना चाह रही थी, इसलिए सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। तभी सुधांशु वहां आया और उसने बिगड़ती हुई बात को संभालने की कोशिश की। माँ की बात का बुरा मत मानना दीदी, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मगर इस वक्त आप लोग यहाँ से जाइए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इस बात को आप भी अच्छी तरह समझ रही होंगी। सुधांशु की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप सभी लोग घर के बाहर निकल गए। इधर सुषमा जी सोच रही थी कि अगर गीता जी इसी तरह तमाशा करती रही तो कहीं ऐसा ना हो कि लकी के मम्मी पापा शादी के एन वक्त पर इस रिश्ते को तोड़ दें। ज्यूरिख, कुणाल के मम्मी पापा अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुट गए थे और वैसे भी यहाँ कोई ज्यादा तामझाम तो करना नहीं था, क्योंकि उनके कोई भी रिश्तेदार तो यहाँ थे नहीं। बस कुणाल के कुछ दोस्त और एक दो आस पड़ोस के लोग ही थे जो शादी को अटेंड करने वाले थे। मिस्टर चावला और निर्मला जी भी मेघा की शादी की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल मेघा शॉपिंग के लिए गई हुई थी और निर्मला जी अविका को सुला रही थी। पिछले 2-4 दिनों से उसे बुखार आ रहा था। अब बच्ची को इस हाल में अकेला छोड़कर निर्मला जी को शॉपिंग जाना सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मेघा को ही भेज दिया था। सच कहा जाए तो दोनों पति पत्नी जल्द से जल्द उसकी शादी कराकर उसे अपने घर से भेजना चाह रहे थे। ये रहा मेरा लहंगा और ज्वेलरी। मैंने और कुणाल ने आज पूरी शॉपिंग एक दूसरे की चॉइस के हिसाब से ही की है। मेरा काम तो हो गया, अब बाकी की तैयारी तो आप करेंगी। मेघा ने निर्मला जी को अपना लहंगा और ज्वेलरी दिखाते हुए कहा। खुशी के मारे उसका चेहरा खिला हुआ था। तेरी खुशी में ही हम सबकी खुशी है, तुझे बाकी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे पापा सब अरेंजमेंट कर रहे हैं। भगवान करे इस बार तेरा घर बस जाए और तुम अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। मैं भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ। निर्मला जी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। वैसे भी शादी में सिर्फ 5 दिन ही रह गए थे। दूसरी तरफ कुणाल के मम्मी पापा भी अपने इकलौते बेटे की शादी को लेकर बहुत ही उत्साहित थे। वे हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रख रहे थे और कुणाल, वे तो दिन रात मेघा के सपने देख रहा था। उसे अभी भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना पूरा हो रहा है। वे बड़ी बेसब्री से शादी के दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और शादी संपन्न भी हो गई। मिस्टर चावला और निर्मला जी को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। बैंक्वेट हॉल से ही मेघा की विदाई हो चुकी थी। कुणाल के मम्मी पापा अपने बेटे बहू को लेकर अपने घर के लिए निकल गए थे। निर्मला जी अविका को गोद में लिए चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ? अब आप क्या सोच रही हैं? बेटी की विदाई का दुख हो रहा है? मिस्टर चावला ने उनके करीब बैठते हुए सवाल किया तो निर्मला जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत ही खुश हूँ। आखिरकार उसका घर बस ही गया। तो फिर आपके चेहरे पर उदासी क्यों दिखाई दे रही है? मिस्टर चावला ने सवाल किया तो निर्मला जी की आंखें भर आई। अब चाहे जैसी भी है, लेकिन है तो हमारी बेटी ही ना। उसके जाने का दुख तो होगा ही, मगर सच कहती हूँ कि उसके जाने के दुख से कहीं ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि कम से कम
अब इस मासूम बच्ची का भविष्य सुरक्षित हो गया, वरना पता नहीं किसी दिन गुस्से में वे इस बच्ची के साथ क्या करती। इतना कहते हुए उन्होंने अविका को कसकर अपने सीने से लगा लिया। हम्म, बात तो आपने बिल्कुल सही कहा है। चलिए, अब यहाँ का काम भी खत्म हुआ। अब हमें अपने घर जाना चाहिए, मिस्टर चावला ने निर्मला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों अपने घर के लिए निकल गए। कुणाल का फ्लैट। मीरा जी ने पूरे रीति रिवाज के साथ मेघा का गृह प्रवेश करवाया। उन्होंने पहले ही पूरा घर और कमरा अच्छी तरह डेकोरेट करवा दिया था। उन्होंने मेघा को उसके फूलों से सजे हुए कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बैठा दिया था। कुणाल बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था। ये देखकर मीरा जी उसके पास गईं। बहुत हो गई बातें, अब अपने कमरे में जाओ, मेघा तुम्हारा इंतजार कर रही है। अपनी मम्मी की बात सुनकर कुणाल उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में इस वक्त सतरंगी सपनों की चमक दिखाई दे रही थी। मीरा जी की बात सुनकर उसके सभी दोस्त लोग उठकर खड़े हो गए। तो फिर ठीक है कुणाल, अब हम लोग भी चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। इतना कहते हुए उसके सभी दोस्तों ने उससे विदा ली और चले गए। अपने मन में हजारों सपने सजाते हुए कुणाल उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां मेघा दुल्हन के रूप में उसका इंतजार कर रही थी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो उसे ये देखकर अजीब लगा कि